नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अजीबोगरीब टाइप के कोर्ट में केस आते हैं। कोई केस आता है कि साहब कुरकुरे लेकर नहीं दिए इसलिए आ गया, कोई कह रहा है कि नहाते नहीं हैं इसलिए आ गया, कोई ये कहता है कि साहब बात नहीं करते इसलिए आ गया है, कोई कहते हैं इसलिए समस्या है, कोई ये कहता है कि साहब बात बहुत करता है इसलिए समस्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो है मैटर ऑफ कंफर्टेबिलिटी कि आखिर हम किसके साथ कंफर्टेबल हैं और किन परिस्थितियों में कंफर्टेबल हैं। यही कारण था कि हमारे यहाँ जब विवाह संस्कार होता था तो वो संस्कार कुलों के हिसाब से होता था। कुल से मतलब है कि क्या दोनों पक्ष यानी कि लड़का और लड़की के पक्ष एक से व्यवहार करते हैं। अगर वो एक से व्यवहारशाली हैं, एक सा ही एटमॉस्फेयर है, तो फिर दोनों के विवाह में लड़का लड़की के घर जाकर रह ले या लड़की लड़के के घर जाकर रह ले, कोई समस्या आने वाली नहीं। लेकिन अगर दो परिवारों के अलग अलग संस्कार हैं, दो परिवारों के अलग अलग व्यवहार हैं, दो परिवारों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो फिर उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। अब इस एडजस्ट करने के लिए पहले से प्री एजुकेशन होती है कि भाई एजुकेट किया जाता है। हमारे यहाँ लड़कियाँ चूँकि लड़कों के यहाँ जाती थीं तो जाती हैं, इसलिए माँ शुरू से कहती है तुम्हें पराए घर जाना है, तुम्हें पराए घर जाना है, तो उसके अवगुणों को ये कह के वो दर्शाती थी कि अब पराए घर जाना है। लेकिन समय का परिवर्तन हुआ, इंटरनेट का ज़माना शुरू हुआ, तो भाई ये कहना शुरू कर दिया है लड़का एडजस्ट करे, जबकि सत्य तो यही है कि एडजस्ट दोनों को ही करना है, दोनों परिवारों को करना है। लेकिन जब अहंकार सर पर चढ़ जाए, जब अनकंफर्टेबिलिटी सर पर चढ़ जाए, तो वो विवाद का रूप ले ही लेगा। आगरे का ये जो केस हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, दो केसेस हैं। पहले मैं पहले वाला बताता हूँ। दिल्ली से एक आगरे में शादी होकर आई, और दोनों ही आगरा कोर्ट का मामला है। शादी होकर आई दिल्ली से, हम जानते हैं दो तीन घंटे का समय मैक्सिमम मान लो। शादी होकर आई, लड़की ने इस बात को लेकर डिवोर्स मांगा कि उसको कुरकुरे खाने की आदत है, मतलब कुरकुरे की वो एडिक्ट है। अब कुरकुरे की एडिक्ट है इसलिए उसको कुरकुरे पति ने कुछ दिन तो दिए होंगे, उसके बाद उसने कहा ये कौन सी बच्चों वाली आदत है तुम्हारी, ये कुरकुरे खाती हो, ये कोई अच्छी चीज़ है क्या, ये शरीर को ख़राब करती है। ऐसे कुछ भाषणबाजी शुरू हुई और घर में कुछ और अनकंफर्टेबिलिटी शुरू हुई। लड़की घर छोड़कर मायके चली गई और मायके जाने के बाद उसने डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। बोले साहब कुरकुरे तक खाने नहीं देते, क्या इसके घर में रहकर करेंगे, 5 रुपये खर्च करने में इसको समस्या है। मामला आया कोर्ट में है, वो कंसल्टेंसी के लिए गया है, मीडिएशन सेंटर गया है। दूसरा एक हाल ही में मामला आया, इंडिया टुडे ने उसको निकाला है, कुछ अखबारों ने भी उसको छापा है। सुनकर बड़ा हंसी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी कि मैं सोच रहा था कि अगर इस लड़की का विवाह, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ दोनों में से, क्योंकि ये कंफर्टेबिलिटी की बात है भाई, हाइजीनिक समस्या आ जाती है। अब हाइजीनिक समस्या में किसी के तो दिमाग में होती है। मैं बताता हूँ हमारे परिवार में, मेरे अपने परिवार में, हमारे मतलब पापा के भाई मान लीजिए, उनको ये आदत थी कि घर में कोई घुसा है तो फ्रिज छुआ है तो फ्रिज वो वैसा हो गया, कहले वो फ्रिज जो है वो तो ख़राब हो गया, किचन में कोई घुस गया तो ख़राब हो गया, बर्तन किसी ने छूट लिए तो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सकरा, कि बस सकरा हो गया, इन्होंने सकरा कर दिया। अब घर में हाय तौबा होने दो। अपने बच्चों को भी उन्होंने वैसे ही तैयार किया कि घर में नहीं घुसोगे। पति बेचारा एडजस्ट करते रहे, मतलब वो परिवार के हमारे जो चाचा हुए वो एडजस्ट करते रहे। करते करते समय बीत गया, लड़की का विवाह हुआ। लड़की के जब विवाह हुआ तो उसने जो आदतें माँ ने डाली थी वही वहाँ जाकर डाली। कुछ दिन तो चलता रहा, उसके बाद उनके घर वालों ने समझाया कि भैया ऐसे नहीं चलता कि किसी ने फ्रिज छू लिया तो अब उसको पूरा धोना है, किसी ने किचन का दरवाज़ा छू लिया तो पूरा धोना है, कोई चप्पल पहनकर आंगन में चला गया तो उसको पूरा धोना है। और छोटी छोटी बातों पर ये कि सब सकरा हो गया, इन्होंने ख़राब कर दिया। वो लड़की समझदार थी, कुछ दिन में उसको समझ में आ गया कि वाकई में ये भाई यहाँ नहीं चलने वाला, वो एडजस्ट कर गई। लेकिन जब भी वो अपने मायके आती तो मायके में फिर माँ वैसी करती। एक दिन माँ और बेटी का खूब ठीक से हुआ कि तुम्हारे घर पे दोबारा नहीं आएंगे, ये सब करती हो।
कुल मिलाकर मेरा मानना यह है कि ये एक बीमारी टाइप की भी होती है। एक फिल्म भी मैं देख रहा था कि ये बीमारी होती है हाइजीनिक, दिमाग पे चढ़ जाती है कि साहब हाइजीनिक नहीं है। यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि ये जो लड़की जो इतना साफ़ सुथरा है, मतलब एटलीस्ट नॉर्मल सी, उत्तर प्रदेश में तो नॉर्मल सी यही होती है कि भाई नित्य कम से कम एक बार तो स्नान करेगा, नहीं तो गर्मियों में 2 बार लोग स्नान करते हैं, सर्दियों में 1 बार ही करते हैं, 2 बार वॉशरूम भी जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है 1 ही बार जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस की बात है कि उसकी रोज़ की प्रैक्टिस क्या है। अब मैं मान रहा था कि जिनको रोज़ नहाने की आदत हो उस लड़की का विवाह किसी कश्मीरी हिंदू से हो जाए। ऐसा कहते हैं कश्मीरी हिंदू 5-5, 6-6 महीने तक, जब तक बारिश सर्दी रहती है ठीक से, तब तक नहीं नहाते। नहाने वाले नहाते भी हैं, लेकिन सामान्य प्रैक्टिस में है कि नहीं नहाते भाई, सर्दी में क्या व्यवस्था नहीं होती, और बारिश में भी ऐसा ही व्यवस्था है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि 4-5 महीने तो नॉर्मल सी है, और बहुत जल्दी नहाने वाले हैं तो वो महीने में 1-2 बार नहा लेते हैं। अब ये बात इन सज्जन के साथ आई। अब इनकी आदत इनकी माँ ने डलवाई नहीं होगी, घर पे गंगा जल लाकर रखा हुआ उन्होंने, घर में गंगा जल लाकर रखा हुआ, और घर में लड़की का जब विवाह होकर आया तो वो ज़बरदस्ती पति से शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, ज़बरदस्ती कहती कि भाई नहाओ 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 नहाओ। 40 दिन विवाह में लड़के ने 6 बार नहाया और उसकी पत्नी ने नहलवाया। लेकिन जब वो बहुत परेशान हो गई और पति उस पर उल्टा कहने लगा कि क्या नहाना पड़ा है, और मैं ये गंगा जल लेकर आया हूँ और गंगा जल मैं छिड़क लेता हूँ, गंगा जल के स्प्रिंग से मैं शुद्ध हो जाता हूँ। लड़की का मानना था कि भाई बदबू आती है, पसीना छूटता है, बदबू आती है, हाइजीनिक नहीं है, नॉन हाइजीनिक है, बहुत समस्या है। लड़की ने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन उसको समझ नहीं आई। लड़की ने क्या किया कि अपना सामान एक दिन उठाया और मायके चली गई। मायके वालों को उसने पूरी घटना बताई। मायके वालों को ये लगा कि भाई मामला तो जेन्युइन है, कैसे रहेगी, कैसे इतनी बदबू अगर लड़के के पास आती है, लड़का नहाता तक नहीं है और नहाए धोए बगैर ही मतलब बिस्तर पर और सुबह शाम ऐसे ही घूमता रहता है, ये कैसे एडजस्ट हो सकता है। ये तो बड़ी मतलब ये तो मलेक्षों वाली स्थिति है। मलेक्षों के मामले में क्या होता था, हमारे देश में जब आक्रांता आए तो ये जो इत्र जिसको कहते हैं वो लेकर आए, क्योंकि वो खाड़ी में पानी होता नहीं था तो नहाने का नंबर ही नहीं आता था, इसलिए खाड़ी में पानी में नहाने का तो बड़ा मुश्किल काम है, तो वो इत्र लगाते थे कि बदबू ना आए। आक्रांता जितने भी आए वो उनको पालन करने वाले आज भी भारत में ऐसे ही करते हैं वो। इसलिए कश्मीर में जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो आक्रांताओं का वंशज और अपने आप को वो जो मतलब प्रैक्टिस वहाँ की पड़ गई। सर्दी तो होती है, एक बात तो है ही है कि सर्दी होती है, बारिश भी ठीक ठाक होती है, समस्याएं भी होती हैं, लेकिन भारत में न नहाने की परंपरा आक्रांता लेकर आए। और आक्रांताओं का कारण था क्योंकि खाड़ी में और उधर कहीं पानी होता नहीं था, ज़मीन के अंदर पानी जो होता था उसको उस समय वो जहरीला पानी कहते थे। बाद में पता लगा कि ये तो डीजल और पेट्रोल है, और वो हमला करते करते यहाँ तक चले आए, महीनों के हिसाब से युद्ध करते चले आए, महीनों के हिसाब से पानी बहाते पसीना बहाते चले आए, खून बहाते चले आए, वैसे ही कपड़े अपने पहनाए चले आते थे। तो लड़की के घर वालों को लगा वाकई में क्या मैंने मलेक्षों के यहाँ विवाह कर दिया है। ये मलेक्ष है कि जब लड़की ने बहुत प्रेशर डाला तो 40 दिन में 66 बार नहाया और बाकी गंगा जल छिड़क लेता, रोज गंगा जल छिड़क के चला जाता अपने काम पर, और घर में आके ही गंगा जल छिड़क लेता और कहता मैं हो गया शुद्ध, काम खत्म। गंगा स्नान करता तो समझ में आता, लेकिन गंगा जल छिड़कता। तो लड़की के घर वालों को कुछ समझ नहीं है, वकीलों से मिले होंगे, वकीलों ने कहा साहब ये तो कोई ग्राउंड नहीं बनता कि नहाते नहीं है। नतीजा निकला कि दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लगा दिया। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लगा। अब तो दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में भी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट की खास बात है, और दहेज उत्पीड़न के मामले में भी सीधी गिरफ्तारी अब करते नहीं हैं। दहेज उत्पीड़न के मामले में 41 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद कुछ आगे बढ़ता है तब तक कोर्ट पहुंच जाता है। तो क्या हुआ कि कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट ने आर्बिट्रेशन सेंटर भेज दिया कि भाई वहाँ बैठो जाके कंसिलिएशन कर लो, क्योंकि परिवार का मामला है, पति पत्नी का मामला है, अभी नई शादी है, 40 दिन है और केस फाइल हो नहीं सकता, क्योंकि केस फाइल होने के लिए भी 1 साल चाहिए। फिर भी कोर्ट पहुंच गए तो उन्होंने कंसिलिएशन सेंटर भेज दिया।
कंसिलिएशन सेंटर में बात होते होते जब आगे बढ़ी तो लड़की के मुंह से सत्य निकला कि ये नहाता तक तो है नहीं, 40 दिन हो गए हमारी शादी के, नहाता नहीं है। मैंने 6 बार बड़ी मुश्किल से इसको नहलवाया, हफ्ते में 1 बार तो हम ज़बरदस्ती पानी डालकर इसको नहलवा देते हैं छुट्टी उट्टी वाले दिन, बाकी तो ये पानी जल छिड़का और चले गए, और ये हम कब तक रोज़ कैसे कर सकते हैं। ये मामला धीरे धीरे करके मीडिया के बीच में पब्लिश हुआ और आर्बिट्रेशन सेंटर के से निकला, क्योंकि इसको हॉट टॉक हुई होगी, निकला तो अखबारों की सुर्खियां बना। अब आप भी बताइए, क्या नॉन हाइजीनिक ग्राउंड पर डिवोर्स हो सकता है? क्या डिवोर्स का ये ग्राउंड बनता है? या फिर लड़की को प्रयास करना चाहिए था कि वो लड़के को नहलाने की आदत डाले? ये तो उसका एफर्ट है, कर सकती थी, नहला सकती थी, पानी ऐसे ही डाल देती, या कुछ और ऐसी व्यवस्था करती, माँ बाप को समझाती, परिवार को समझाती, नहलाने की आदत डालती। धीरे धीरे करके 40 दिन में, और ये भी लड़की कह रही कि पहले तो सुना है अड़ोस पड़ोस वालों ने बताया कि महीनों नहीं नहाते थे, अब तो 40 दिन में तब भी। तो मुझे लगता है उसकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती थी कि भाई अभी हफ्ते भर में नहाते हो तो हफ्ते में 2 बार नहाने लगो, फिर धीरे से और फ्रिक्वेंसी, फिर ये आदत पड़ जाती है। दाढ़ी बड़ी हो जाए, किसी की बहुत खुजलाती है और किसी की बड़ी बड़ी वो रखते हैं, तो आदत पड़ जाती है शरीर को एडजस्ट करने की, पसीने को पी जाने की, पसीने को एडजस्ट कर जाने की। और जिनको आदत पड़ जाती है नहाने की, उनको वो टाइम पर अगर ना नहाए तो उनको खुजली होने लगती है, उनके शरीर बोलने लगता है, चिपचिपाने लगता है। तो ये बात है प्रैक्टिस की। तो मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी बढ़ाकर ये करना चाहिए। लड़के ने हालांकि वो ये स्टेटमेंट दिया लड़के ने कि भाई मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जल्दी नहाने की, सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ऑफिस जाता हूँ, काम पर जाता हूँ, जल्दी जल्दी भाग कर जाता हूँ, जल्दी जल्दी लौट कर आता हूँ, और ये परिस्थिति वो परिस्थिति जो भी बताई। लेकिन मेरा मानना ये था कि इन परिस्थितियों के बावजूद अभी तो गर्मी चल रही है, खूब खतरनाक गर्मी चल रही है, दिन में आदमी 3-3 बार नहा रहा है। तो इस समय भी अगर इस प्रकार का आर्गूमेंट कर रहा है तो वाकई में चिंताजनक बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।